इवनिंग। पिछले क्लास में हमने जाना था 3.3 जो लेसन स्टार्ट हुए थे प्री लेसन, उसमें 3 पॉइंट थे भारतीय संविधान का निर्माण। हमने यहीं तक सिर्फ समाप्त किया था। उसके बाद का जो टॉपिक था संविधान निर्माण का जो रास्ता, जो संविधान निर्माण के तौर पर जो रास्ता बनते हैं वो कौन कौन से रास्ते से गुजरते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था, और सारी मुश्किलों के बावजूद क्या होता है कि भारतीय संविधान का निर्माता जो भारतीय संविधान जो बना रहे थे उनको बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं था। और जो संविधान निर्माता के दौर पर जो दक्षिण अफ्रीका में जो स्थिति जो थी वो भारत में ऐसा स्थिति नहीं पाया जाता था। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। जो आजादी के बाद ही लोकतंत्र का जो सहमति है, अधिकांश बुनियादी जो तरीके जो कहलाते हैं वो राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम कहलाता था, बनाने का काम हो चुका था। उनके पहले ही काम हो चुका था। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विशेष सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर रहा नहीं था। अब जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है सिर्फ एक विशेष सत्ता के खिलाफ संघर्ष बस नहीं था। जो सत्ता है विदेशी का जो लोग है, विदेशी सत्ता जो है, उन्हें विदेशी सत्ता के खिलाफ सिर्फ यह आंदोलन नहीं रचा गया था हम लोग का, या न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। और यह क्या किनके लिए था? हमारे, या न केवल इन्हीं चीजों के लिए था कि हमारे समाज को, हमारे जो समाज थे उन्हीं को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए और राजनीतिक बदलावों को नए सिरा लाने के लिए, सिर्फ इन्हीं आंदोलन इसके लिए सिर्फ यह नहीं था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। अब जब आजादी के जो संघर्ष हो रहे थे, आजादी के संघर्ष के दौरान भी इन्हीं तीखे मतभेद को भी उत्पन्न किया गया था कि आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर लेके जाया जाए। इन्हीं बातों पर आंदोलन के दौरान और संघर्ष के दौरान भी इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ था। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। अब जो बुनियादी विचारे हैं, जो ठोस विचारे हैं, उनमें लगभग कुछ लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। उनमें क्या होता है कि कुछ लोग, ज्यादातर लोग उनसे सहमत हुए हैं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था 1928 में। 1931 में कराची में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजादी भारत का संविधान कैसे हुआ, और इनमें यह भी एक रूपरेखा रखा गया था कि आजादी भारत का संविधान कैसे हुआ। आजादी जो है भारत का संविधान कैसे हुआ वो भी एक रुचि के तौर पर वहाँ पर लिखा गया है। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। और इन्हीं बातों में क्या क्या भी रखा गया है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई है लिखित तौर पर, और स्वतंत्र और असमानता का अधिकार भी दिया गया है, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी की गई है। जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सबसे नेताओं की सहमति बन चुकी है, और इन्हीं बैठकों से क्या हुआ है कि बुनियादी मामलों पर कुछ ही नेताओं से सहमति भी ले लिया गया है, सहमति बन चुकी है इन्हीं संविधान की रचना के तौर पर। ठीक है, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी
राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली और इन्हीं औपनिवेशिक शासन की राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं से क्या हुआ है कि व्यवस्थाओं को जानने समझने के लिए, उनकी नीतियों को जानने समझने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय किया गया है। राजनीतिक संस्थाओं को क्या हुआ कि उनके स्वरूप से मदद मिलता है, उनके स्वरूप से मदद ली गई है और मदद मिला भी है। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर था और जो अंग्रेज थे वो बहुत कम ही लोगों को मत देने का अधिकार दिए थे और उनके द्वारा जो गठन किया गया था विधायिका वो बहुत कमजोर थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी और इनमें जो बनी सरकारें थी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहला रही थी। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बहुत कम लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपने संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पूरा व्यवस्था में लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसा कि 1935 का भारतीय सरकार कानून बताया गया है कि इन्हीं संस्थाओं के कारण अब हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। इन्हीं को हम अपने सौंपना जरूरी कहा जाता था कि अगर हम इन्हें चेंज करेंगे तो ज्यादातर वो बेहतर नहीं कहलाएगा। इसी के कारण हम उन्हें ना चेंज करके उन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिए थे। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चली चिंता को बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया था। आजादी के बाद जो चिंता लगी हुई थी, वर्षों से पहले जो चिंता लगी हुई थी, बहसों को भी काफी लाभ पहुंचाया गया था। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कुछ हिचक नहीं हुई और कोई भी उनकी अनुसार अपनाने का, उनकी अनुभवों को और उनकी जरूरतों को अपनाने का कोई भी हिचक नहीं महसूस हुआ। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकार की रुचि में काफी प्रभावित थे। और यहाँ पे जो लोग थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श जो लोग थे, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के कामकाज जो हो रहे थे, उनके अमेरिका में जो आधिकारिक जो सूची थी काफी प्रभावशाली था, काफी प्रभावित हुए थे उन्हीं सूची से। रूस में हुए समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रूस में हुए जो सामाजिक क्रांति हुए थे अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे और इन्हें समता और व्यवस्था को बनाने की कल्पना भी करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर सकते थे। लेकिन वो क्या करते थे? सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर सकते थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या यह चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी, और यह क्या करते थे कि सिर्फ यह सवाल पूछते थे कि यह भारत के लिए सही है कि नहीं है। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की और इन्हीं सभी चीजों ने हमारे भारत के संविधान में मदद किया है। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है यह देखते हैं हम लोग। संविधान सभा क्या है देखते हैं। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्हीं सभी चीजों के कारण भारत के संविधान का निर्माण हुआ था और भारत के संविधान के निर्माता कौन थे वो देखते हैं। क्या यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप की कुछ जानकारियां मिलेगी। अब यहाँ पे जो साइड में जो जानकारियां दिए गए हैं, जो निर्माता है संविधान निर्माता के, उनको कुछ निर्माता का कुछ अहम बात बताया गया है।
चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करता है, उन्हें संविधान सभा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में चुना हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक क्या हुई थी? दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था। इसके तत्काल बाद क्या हुआ था कि 1946 में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उनके बाद क्या होता है कि देश दो भाग में बढ़ गया था, पाकिस्तान और भारत में बढ़ चुका था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। संविधान सभा थी संविधान सभा भी जो थी वो दो हिस्सों में भी बढ़ गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे और भारतीय संविधान सभा के लिखने वाले सदस्य कितने थे? सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और इन्होंने क्या किया था कि 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर चुका था, संविधान बनाने का पूरा काम। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन्हीं के दिन पर हम क्या करते हैं? संविधान का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? और इस सभा द्वारा 50 साल पहले जो बनाए गए संविधान सभा थे, संविधान जो बनाए गए थे, इन्हें हम अभी तक क्यों मानते हैं? यह सवाल पूछा गया। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता और जो संविधान सभा है सिर्फ संविधान के विचारों को ही सिर्फ नहीं व्यक्त करता है, ऐसा बोला जाता है, या अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता और अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता, उनकी जो समझ बूझ है उनको भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। और यहाँ पे बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि बार बार संविधान को लिखना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों की उनमें सहमति नहीं कहलाती थी। इनके कारण उस संविधान के नियम को लागू कर पाना सक्षम नहीं हो पाया। इसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों में वहां पर संविधान को दोबारा लिखना भी पड़ गया था। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। और यहाँ पे बहुत सारे देशों में संविधान भी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि कागज के टुकड़े के तौर पर उनके दस्तावेज को ही सिर्फ वो देखते हैं, उन्हें वो लागू पूरी तरह से नहीं करते हैं। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता और कोई भी उस पर अमल नहीं कर पाता है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पर हमारे संविधान का अनुभव जो है बहुत एकदम अलग कहलाता है। पिछले आधी सदी में ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया था और पिछले आधी सदी के ज्यादातर अवधि में क्या हुआ था कि संविधान के बहुत सारे प्रावधानों पर सवाल उठाए गए थे, बहुत सारे नियमों पर सवाल उठाए गए थे, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। और कोई भी सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद जो संविधान जो रचित है उनमें खुद की जो संविधान की वैधता जो होती है उनमें सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने सवाल एकदम नहीं उठाया था। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है और यह हमारे संविधान का क्या कहलाता है कि एक असाधारण उपलब्धि कहलाता है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा की भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। और यहाँ पे संविधान को मानने का यह भी कारण कहलाता है कि संविधान के द्वारा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। वो तो हमारे बुराई नहीं कर रही थी, वो हमारे प्रति ही और हमारे द्वारा चुने गए और हमारे द्वारा ही कहे गए सारे नियमों को वो लागू करवा रही थी। उस समय सार्वभौम व्यक्त मताधिकार नहीं था और उस समय बस व्यस्त मताधिकार नहीं पाया जाता। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग
प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, और उनमें जो देश के लोग थे उनका जो मत देने का जो कार्य था वो प्रत्यक्ष ढंग से अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पिछले कर चुके हैं, और इन्हीं असेंबलियों ने किया था जिनका जिक्र हम पीछे कर चुके थे। इनका चुनाव मुख्य रूप से यही असेंबली करती आ रही है। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इसके कारण क्या हुआ था कि भौगोलिक स्थिति क्षेत्रों में क्या हुआ था कि उनकी उचित प्रतिनिधित्व कहलाते थे, उनकी बढ़ाई होती थी। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवाई की थी। और इनमें क्या हुआ था कि इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का अनुभव था, जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवाई की थी, जिनमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवाई भी किया गया था, उनका बढ़ावा भी दिया गया था राष्ट्रीय आंदोलन का। पर स्वयं कांग्रेस का अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, और स्वयं कांग्रेस के अंदर क्या हुआ था कि अन्य राजनीतिक समूह और विचारों के लोग भी पाए जाते थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, और सभा में क्या हुआ था, कांग्रेस की सभा में उनमें बहुत सारे लोग थे कि कांग्रेस के सहमति से वो इच्छुक नहीं थे, उनके साथ नहीं थे, सहमत नहीं हो पाए थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे, और इन सामाजिक रूप से देखते हैं तो इस सभा में सभी लोग और सभी जाति और सभी धर्म के लोग पाते थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार के जरिए होता तब भी इसका स्वरूप काफी बहुत अच्छी तरीका का होता, और इनमें जो वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका जो गठन किया जाता, अगर वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका जो गठन किया जाता तो इनका स्वरूप काफी कुछ इस तरह का नहीं होता। इनका जो स्वरूप है कुछ इस तरह का हम नहीं देखते, कुछ एक बेहतर स्वरूप को हम देख पाते अगर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका गठन किया जाता तो। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की प्रवृत्ता और वैधता देता है, और इस तरह की प्रवृत्ता और वैधता मतलब उनको बढ़ावा देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्था, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है, और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास में आधारित है, मतलब सबके लिए और सबके द्वारा चुने गए द्वारा ही उन्हें बनाते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, सबसे पहले क्या हुआ, कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किया गया और जिन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी की संख्या डॉक्टर की आड़ अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। फिर क्या हुआ कि फिर प्रारूप कमेटी की मुखिया कौन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने चर्चा के लिए क्या किया था कि एक प्रारूप संविधान बनाया, उन्होंने एक प्रारूप संविधान बनाया, विशाल संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दर में चर्चा हुआ, और कई बहुत सारे दरों में इन्हीं संविधान प्रारूप का एक धारा के तौर पर उनकी चर्चा भी कराई गई। 2000 से ज्यादा संसाधनों पर चर्चा हुआ, 2000 से ज्यादा संसाधनों पर चर्चा हुआ, संशोधनों पर चर्चा हुआ, 2000 से बहुत सारे ज्यादा संशोधनों पर उनकी चर्चा की गई थी। 3 वर्ष में कुछ 114 दिन में 3 वर्ष में कुल 114 दिनों का गंभीर चर्चा हुआ। 3 वर्ष में क्या हुआ है कि सिर्फ 3 वर्ष में कुल 114 दिन में बहुत ही गंभीर चर्चा किए गए थे। 3 वर्ष के अंदर में सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया था, और सभा में जो सभी बातें जो की गई थी और उनका जो नियम जो लागू हुआ था उनको सभी चीज रिकॉर्ड किया गया था और संभाला गया है, और उन्हीं रिकॉर्ड को अभी तक संभाला गया है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मिटे खंडों में
मोटे मोटे खंडों में विकासित किया गया और इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से और 12 मोटे खंडों में विभाजित किया गया है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पिछले की चर्चा और तर्क को समझा जा सकता है और इन्हीं प्रावधानों के द्वारा पिछले तर्कों को अभी तक समझा जाता है। इन्हीं चीजों को संविधान का व्याख्या के लिए भी इस बात के दस्तावेजों का उपयोग होता है और संविधान की व्याख्या के लिए भी इन्हीं बात का उपयोग हम करते हैं आज तक। ठीक है, और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3.4 जो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, जो भारतीय संविधान के जो अहम जो मूल्य कहलाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ बस हम इतना ही, और आशा करते हैं कि सभी को जो क्वेश्चन आंसर पिछले क्लास के जो लेसन 2 के जो बोले गए थे, जो टिक मार्क है, जो सिर्फ टिक मार्क है आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर, वो आप लोग बना चुके होंगे। और कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे जो लेसन जो स्टार्ट हुए हैं, जो मैंने जो पढ़ाया आज का, उसको तो आप लोग को 3 टाइम्स रीड करना ही है। जैसा कि आप लोगों को कहा जाता है रीड करने की विधि, उन्हीं 3 टाइम्स को रीड करने की विधि को आप लोग कीजिए। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादातर समय घर में ही व्यतीत करें और ज्यादातर समय पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादातर समय जो लेसन जो पढ़ाया गया उन्हें ज्यादातर आप लोग क्लियर करते जाओ, और जो रिवीजन क्लास आप लोग का जो स्टार्ट हुआ है उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन आंसर है, जो आप लोग जो पूछना चाहते हैं उन्हें गूगल क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, तो उनको ज्यादातर ध्यान में रखना है कि जो रिवीजन क्लास हो रहा है उनमें ज्यादा अहम देना। यह तो चलते रहेगा लेकिन रिवीजन क्लास को भी ज्यादा अहम देना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।